देखिए संग में हमारे आज के मेहमान हैं गज़ल की दुनिया के बेताज बादशाह उस्ताद गुलाम अली, जिनसे मिलने हम उनके घर डिफेंस लाहौर पहुंचे। दरवाजे पर उनके नवासे ने हमारा इस्तकबाल किया। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इस गज़ल को सुन के तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर जैसे कोई बेकरार आशिक छुपा हुआ है। ये कुदरत ने छुपाया है। ये जो आइटम है ये मैंने 68 में रिकॉर्ड किया था। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरा पूरा LP बनाया था। तो जाहिर है कुछ तो छुपा होता है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ये शादी से पहले का है, शादी के बाद का? शादी के बाद का। क्या यही आशिकाना मिजाज आपको गज़ल की दुनिया में ले आया? ये भी किसी हद तक बहुत ठीक है, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में जाने का मकसद वहाँ से गज़ल गायक बनने का शौक़ था। जब लोगों को देखा, बड़े बड़े लोगों को, तो पर ये ज़्यादा, क्योंकि ये क्लासिक चीज़ है, उसमें ये भी चीज़ें शामिल हैं जो आप फरमा रहे हैं। मौसीकी तो आपके खून में शामिल है जी, अल्लाह तो वालिद साहब ने आपकी चूँकि तरबियत करते थे, तो सबसे पहले कौन से इंस्ट्रूमेंट पे आपकी उन्होंने मशक करवाई? उस वक्त मैं 9 साढ़े 9 साल का था, तो हारमोनियम पे उन्होंने मेरा स्टिकर लगा के दिए मुझे, उस पर ये बजाओ, उसको कहते हैं पलटा बजाओ, है नी, सारे गामा पादा नहीं। तो उसमें मैं स्टिकर लगा दिए उन्होंने। शाम का राग था वो, कोई पुरियत, अब्बा जी कहते थे पुरियत नासिरी है। तो खैर वो मैं स्टिकर लगा के बजाता रहा। 8-10 दिन बाद मेरा हाथ चलने लगा, तो अब्बा जी बड़े खुश हुए। 13 साल की उम्र में आप अपने गांव से लाहौर आ गए। जी हाँ। तो वालदा ने और दादी ने किस तरह बर्दाश्त कर लिया, इजाज़त कैसे दे दी? बस वो शायद मेरे इम्तिहान के, मेरे वक्त के दिन थे, मेरे लक के दिन थे कि उन्होंने, उदास तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन उन्होंने सब्र कर लिया। वो कोई मेरे मुकद्दर की बात है, वरना दादी और माँ तो बिल्कुल रोज़ मुझे देखना चाहती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैं कभी कभार यहाँ से जाता था, हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। जो आपके उस्ताद हैं बड़े गुलाम अली खान साहब, इनकी शागिर्दी में कैसे आए फिर आप? मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को उन्हीं का शागिर्द करवाना है। तो मेरे अब्बा ने उनसे अर्ज़ किया कि खान साहब मेरे बेटे को आप शागिर्द कर लें, मेरी ख्वाहिश है। वो खान साहब कहने लगे कि बाबा जी, भाई जी, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तो इसका क्यों ऐसा करते हैं, किसी ऐसे बंदे का शागिर्द जो यहाँ रहे। मैं तो कहने लगे जी बस आपका नाम आएगा तो इसमें बरकत आएगी। अच्छा, इस शर्त पे शागिर्द करता हूँ, इसको बोलें कि मुझे कुछ सुनाए। तो मैंने उन्हीं की ठुमरी एक से थोड़ा सा आलाप कर दिया। तो वो उसके ठुमरी का नाम थे, दादरा का नाम था, सैया बोलो तनिक मुझसे रहियो ना जाए, सैया बोलो, सैया बोलो तनिक मुझसे रहियो ना जाए, सैया बोलो, सैया पानी जरेगा सगरे सदा मापनी सगरे सा। तो थोड़ा सा सुनाया तो हंस पड़े। तो कहते हैं अच्छा बाबा जी चलो ठीक है, तो आप ठीक कहते थे। तो शागिर्दी का दिन कल आ गया, उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर गंडा बंदा यहाँ पे बंदा रखा, तो सारे उस्ताद लोग, बड़े बड़े लोग बैठे थे। उस्ताद मियाँ कादर बख्श, उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब पटियाले वाले, और मियाँ प्यारे खान साहब ग्वालियर वाले, बड़े बड़े लोग बैठे थे। तो उसमें शागिर्दी हो। उसके बाद फिर मेरा बाजू पकड़ के अपने छोटे भाइयों को, दोनों को, बल्कि तीनों को, एक भाई उनसे छोटे बरकत अली खान साहब थे, फिर मुबारक अली खान साहब थे, उसके बाद अमान अली खान साहब थे। तो इन सबको मुझे मेरा बाजू पकड़ के, ये तुम्हारे पास रहेगा, इसको बताना है, जो भी इसके मुकद्दर में हो ज़रूर बताना है। तो जब वो बाहर चले जाते थे, फिर ऐसा भी वक्त गुजरा है कि मैंने तंदूर पे 4 आने की रोटी 5 और दाल मुफ्त उसमें देते थे। आप जानते हैं कि जो मुफ्त दाल हो उसमें रोड़े भी होते हैं। हाँ जी, वो भी खाए, वो ऐसी दाल भी खाई, और 4 आने की 5 रोटियां भी हम दोनों ने खाई। वो जो पहला जो ऑडिशन देने गए थे आप, बरकत अली खान साहब प्रोग्राम करते थे ना रेडियो पाकिस्तान में, बहुत सीनियर आर्टिस्ट थे वो। तो उनको मिलने आए शाद हमला सरी, वो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर थे, PO।
तो वो बरकत अली खान साहब के दोस्त भी थे। मैं रियाज कर रहा था ऊपर, तो वो नीचे आके उनके पास बैठी थी कमरे में। तो वो कहते कौन गा रहा है? बरकत अली खान कौन गा रहा है? कहते मेरे हमारे शागिर्द हैं, तो इसका नाम गुलाम अली है। कहते इसको बुलाओ, इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। तो मैं जब नीचे आया तो वो शाह साहब से, तेरा नाम क्या है मेरा? मैंने कहा जी गुलाम अली मेरा नाम है। कहा तू गा रहा था? मैंने कहा जी जी जी। तो तू रेडियो पे गाएगा? रेडियो पे गाना चाहते हो? उस वक्त रेडियो बहुत बड़ा मीडियम था। मीडिया, तो उसमें मैंने कहा जी गाऊँगा, पर खान साहब इजाज़त देंगे तो। बरकत अली खान साहब, उनकी तरफ मैंने इशारा किया। तो वो उनके दोस्त थे, यार इसको भेजो, इसको आज ही भेजो मेरे साथ। तो खान साहब ने, मैंने कहा जी, मैं उनकी तरफ देख रहा था। कहते बेटा हाँ जाओ, ज़रूर जाओ, अल्लाह कामयाबी देगा। वो उनका कहना था अल्लाह कामयाबी देगा, कामयाबी सामने खड़ी रही। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए हम उस्ताद गुलाम अली के हमरा रेडियो पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान में कब परफॉर्म किया? जी मैं उस वक्त 14 या 15 साल का था। तो बच्चों के प्रोग्राम में मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा। उस वक्त पहले ऑडिशन होती थी जी। तो उससे तो स्टेशन डायरेक्टर साहब सुनते थे बैठ के, जैसे ऑडिशन सब और लोग भी आते थे। तो मैं बच्चा था साहब, तो उस वक्त उन्होंने, जब मैंने लाल बत्ती जली ना, तो वो काम आपने आदमी कांपने लगता है। हाँ। तो वो इतना खौफ होता है, फर्स्ट टाइम की बात है। तो मैंने जब किया तो वो आई कुदरत तौर से, अल्लाह की मेहरबानी से वो आई परफेक्ट लग गया। उन्होंने कहा बस 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 बस, जैसे स्टेशन डायरेक्टर का उनका नाम था आगा बशीर साहब। मैंने समझा शायद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो मेरा चेहरे पे थोड़ा परेशानी आ गई। तो अयूब रहमानी साहब मेरे चेहरे को देखा तो उन्होंने, बड़े वो शायर भी थे, कहते बेटा गुलाम अली क्या हुआ? मैंने कहा जी उन्होंने सुना ही नहीं मुझे, तो मैं क्या करूँ? कहते नहीं उन्होंने पुत्र सुना क्या आपने, आपके ने आज जो किया है तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आगे कुछ उन्होंने गुड लिखना था, एक्सीलेंट लिख दिया। वाह हाँ जी। तो वो उस वक्त के बाद, उसके बाद फिर नवाई शौक प्रोग्राम का नाम था, जो बच्चों का प्रोग्राम होता था, उसमें मुझे उन्होंने दे दिया, जिसके 25 रुपये फीस होती थी। और ये किस दौर की बात है? ये मेरा ख्याल है 59, 50, 60 की। तो एक 14-15 साल का बच्चा, उसके लिए तो 25 रुपये बड़ी रकम थी उस दौर में। उस वक्त तो वो 25 समझो कि क्या कहते हैं 2 लाख के करीब होता था। 2 लाख रुपए के आगे। आप मेरा ख्याल है। आपको रेडियो पाकिस्तान में नासिर काज़मी, सूफी तबस्सुम जैसे जय्यद शोराज, इशरत रुमानी साहब, सलीम गिलानी साहब, हाँ। और अयूब रुमानी साहब, ये सारे शायर भी थे। इनकी आपको वहाँ पे रहनुमाई हासिल रही, इनकी मुआवनत हासिल रही, तो किस शायर ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? नासिर काज़मी साहब ने बहुत मुतासर किया। मैं उनसे सीखा कि जो भी गज़ल की लाइन है या शेर है, उसको कैसे अदा करना है और उसका मफ़हूम क्या है और उसकी फीलिंग क्या है। एक गज़ल है उनकी, मेरी गाई हुई, कि दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है। ये ज़रा गुनगुना के तो ज़रा दिखाइए। हाँ चलो ठीक है। दिल में और तो क्या रखा है, तेरा दर्द छुपा रखा है, दिल में और तो क्या रखा है। नासिर काज़मी साहब का कोई ऐसा यादगार वाक़या, कोई पुरानी याद? बहुत सी यादें हैं उनके साथ। बहुत प्रोग्राम हम करते थे, जब स्पेशल प्रोग्राम होते थे ना, उसका नाम था सुखनवर और गज़ल दर गज़ल। तो 2 आर्टिस्ट उसमें होते थे, एक तो कोई और आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट, एक मैं छोटा आर्टिस्ट भी होता था। छोटा उसमें ज़रूर मुझे लगते थे, मैं उस वक्त सबसे जूनियर था। तो एक आर्टिस्ट और होता था गज़ल का जो मास्टर, और एक आर्टिस्ट मुझसे ज़रूर रखते थे। कई लोगों ने कहा कि नासिर काज़मी साहब आप गुलाम अली को हर प्रोग्राम में रखते हैं, बाकी के आर्टिस्टों को बदल देते हैं। कहते हैं वो मेरी मर्ज़ी से काम करता है और वो मुझे अच्छा लगता है उसका काम, और अगर वो काम ना करता तो मैं ना रखता। नवी नवी गड्डी ली तो
नज़ीर बेगम की गल तो याद आ गया। तो मैं उतों अंदरों गेट के अंदर होया तो अगे खलोती सी मैं उन्होंने जाके गड्डी मार मैं हरी नवा गड्डी चलान लगा कहने लगी मेरे वास्ते गड्डी लई है यादां तेरियां सीने नाल ला के जिंदगी गुजार छड्डनी। जिस जमाने में जी। आपने अपने कैरियर का आगाज किया जी हाँ। उस वक्त तो बड़े बड़े नाम थे, जी। मेहदी हसन साहब जी। थे, मैडम नूर जहां थी, जी। मैडम फरीदा खानम जी, जी। का तूती बोल रहा था। जी क्या बात। तो आपको क्या लगता था कि क्या आपका नाम भी उसी सफ में शामिल हो जाएगा या उनसे बढ़ जाएगा? क्या आपको अपने ऊपर यकीन था? बस मेहनत का यकीन था कि मैं आपने कहा मेहनत किया जाओ, मेहनत का यकीन था और ध्यान उस तरफ था सारा। और यकीन ये था कि जो ऊपर वाला चाहता है वो हो सकता है, वो अगर वो चाहे तो वो हो सकता है और उसने चाहा तो वो हो गया। क्या ख्वाब थे उन दिनों के? ख्वाब यही थे कि इन लोगों में बैठ के काम कर सकूं और ये भी मुझे प्यार करे। तो उन्होंने वाकई इन जिनका आपने नाम लिया इन सब ने मुझे सामने बैठ के सुना और प्यार किया। जब मैडम नूर जहां से आपकी पहली मुलाकात हुई जी 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 तो वो कहाँ हुई और उन्होंने भी आपको सुना, उन्हें आपके बारे में कुछ पता था? टीवी पे मैंने एक गज़ल गाई थी, शाम को सुबह चमन याद आई, किसकी खुशबू बदन याद आई। ये जो गज़ल है ये अहमद नदीम कासमी साहब की शायरी है। तो उन्होंने जब सुना तो फौरी फ़ोन पे अपनी बेटी को कहा, जिले उमा को, कि बेटा फ़ोन ज़रा मिला टीवी पे। तो वो कहने लगे उनका फ़ोन आया है, तो कहते मुझे आके सुनानी है घर पे वाह। ये गज़ल। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं घर पे गया, फिर बड़ा प्यार किया बहुत। वो मेरे उस्ताद की वो भी शागिर्दा थी। हाँ, हमारा ये भी रिश्ता था। ये भी था। जी हाँ जी। आपकी ये जो इतनी नफीस किस्म की उर्दू है ये कैसे आई? ये नफीस लोगों में बैठ के, मैं जब लखनऊ गया पहली दफ़ा तो मैं वहाँ गाना गा रहा था तो बात भी बीच में करता था कभी कभी, तो इंटरव्यू भी साथ साथ हो रहा था। तो वो कहते हैं, जब वो एंकर जो कहता मुझे, गुलाम अली भाई आप जब बात करते हैं तो लगता है पंजाब से आए हैं। ये तब की बात कर रहा हूँ, आज से 40 वर्ष पहले की, 35 वर्ष पहले की। तो जब आप गाना गाते हैं तो लगता है लखनऊ से ही हैं। ये लबो लहजा, ये रेडियो पाकिस्तान की वजह से बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास बैठना और गज़लों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, उनके लफ्ज़ों में, उनके बुलाने में। यानी कि जैसे है कि कभी आ हलब पे मचल गई, कभी अशकांक से ढल गए, कभी आ हलब पे मचल गई, कभी अशकांक से ढल गए, ये तुम्हारे गम के चराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। तो इसकी फीलिंग क्या है? और ये जो कभी हम कहते हैं ना, तो ये आम तौर पे कभी हो जाता है। कभी भी तो भी लफ्ज़ नहीं है। कभी आह लब पे मचल गई, कभी अशकांक से ढल गए। तो इन चीज़ों का ख्याल हम शोरा से, शायरों से, खासकर सूफी दोस्तों साहब से और नासिर काज़मी साहब जैसे लोगों से हम सीधा करते थे इसको। मुख्तसर से सफ़र के बाद जब हम रेडियो पाकिस्तान पहुँचे तो एक पुरशिको इमारत हमारी मुंतज़िर थी। उस्ताद गुलाम अली को अरूज इसी इमारत से मिला। वो रेडियो पाकिस्तान के स्टाफ के साथ घुल मिल गए और माजी की हसीन यादों से पर्दा भी उठाया। ये बहुत प्यारे वायलिनिस्ट हैं। यहाँ आके क्या फील होता है? यहाँ पे गाने की वजह से और इस जगह इस रेडियो पाकिस्तान लाहौर की वजह से हम कहाँ गए और सारी दुनिया घूमे और शुक्र करने को जी चाहते हैं। B2 जो ये जो रूम है इसमें हम प्रोग्राम बैठ के करते थे। अच्छा, इसमें स्टूडियो में ज़्यादा। और कॉन्फ्रेंस जब होती थी, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, वो सामने हॉल है उसमें करते थे। और उसमें यहाँ पे रिकॉर्डिस्ट बैठा होता था। आपके लिए तो ये रेडियो पाकिस्तान जो है ये एक मादरे इल्मी की हैसियत है। मादरे इल्मी की, बिल्कुल मेरा घर है ये। आज यहाँ पे जब आप आए हैं, कितने अरसे बाद आए हैं?
यहाँ पे मैं अभी तो देर बाद आया हूँ, कुछ साल 2 साल बाद, लेकिन मैं कभी कभी आता हूँ अपने आप को दोहराने के लिए अपने आप को याद करने के लिए। क्या वो बचपन के दिन याद आ गए आज आपको यहाँ पे आके? हाँ, बचपन के दिन याद आ गया। मैं यहाँ पे पैदल भी आता रहा हूँ, टांगे पे बैठना, भाटी गेट से टांगे पे बैठना और बकलौर रोड पे आना, वहाँ से पैदल आना यहाँ से यहाँ पे। पहले रेडियो स्टेशन पहला होता था गवर्नर हाउस के पीछे, बंगले में, तो उसके बाद फिर ये बना, ये 60 में मेरा ख्याल है, 61 में। तो फिर यहाँ पे पहला प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ यहाँ पे। ऐसी रिकॉर्डिंग इस कमरे से रिकॉर्डिंग कर देंगे सर। इस कमरे में तो यहाँ पे रिकॉर्ड होता था। हाँ जी, यहाँ पे म्यूजिशियन भी बैठते थे, सब अभी भी बैठते होंगे। मैं अभी तो बहुत काफ़ी सालों से नहीं आया। तो यहाँ पे बहुत गहमा गमी होती थी, बहुत प्यारे लोग आते थे और 16 दिन रिकॉर्डिंग हम करते थे और गाते बजाते थे। अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी किया ना तो एक कमरे में बैठ के गाते रहते थे और अफसर लोग भी बहुत प्यार करते थे, वो भी मना नहीं करते थे। तो ये उनकी शफकत और उनकी अपनाइयत और चाहत से ही इसमें निखार आता चला गया। थे बैठ के रिकॉर्डिंग करी दी सी, अच्छे सारे नाल म्यूजिशियन बैठे होंगे सन, उधर रिकॉर्ड होंदा सी ते वो फिर बाहर पूरे स्टेशन पर जाती सी रिकॉर्डिंग। डीजी साहब उत्ते होंदे सन, डायरेक्टर जनरल, वो फलान गुलाम अली को बुलाओ, फिर ये रिकॉर्डिंग करनी है, ये रिकॉर्डिंग करनी है। फिर यहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर भी सारे बहुत प्यार करते हैं। इन दरो दीवार के साथ जुड़ी हुई कोई ख़ास याद? इन दरो दीवार के साथ जुड़ी हुई मेरी आवाज़ है। जब तक आवाज़ मेरी ज़िंदा है वो ये चीज़ें याद आती रहेंगी मुझे। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मकाम है। इस मकाम की अहमियत आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वो गाना हमने गाया है जो हम बाहर बहुत सोच कर गाते हैं और यहाँ आराम से गाया है, क्योंकि यहाँ की जो पोइट्री और यहाँ के जो सुनने वाले थे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान के, वो बड़े मंजे हुए लोग थे। उर्दू ज़बान, उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा समझना पड़ता है, तो यहाँ से हमें पता चला। फरीदा जी, इकबाल बानो साहबान, अपना आसिफ इंजॉय, मुमताज़ बेगम मेरी स्टूडेंट सी। अच्छा। एजाज कैसर, सुमेरा चन्ना, आमद अली खान, नसीर बेगम। एक बारी मैं आ रहा था तो बाहरों में नवी गड्डी ली तो नज़ीर बेगम की गल तो याद आ गया, तो मैं उतों अंदरों गेट से अंदर होया तो अगे खलोती सी को 100 कदम ते मैं उन्होंने जाके गड्डी मार, मैं हाली नवा गड्डी चलाने लगा, कहने लगी मेरे वास्ते गड्डी ली है। वो मेरे नाल वड्डी सी बड़ी, बेचाना मेरे वास्ते गड्डी ली मेरे मारन वास्ते। नुसरत अली खान, मैडम नूरजान जी, मेहदी हसन साहब और रेशमा जी, सब लोग इत्थों निकले ने। याद बाग क्या चीज़ है? ये सब आर्टिस्टों की यादें इसके वाबस्ता हैं। सब ने यहाँ पे सबके नाम के दरख्त लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। वाह, हाँ जी, वाह। ये सलीम गिलानी साहब, देखो ना लिखा हुआ, सलीम गिलानी साहब की उनकी सोच थी ये। हाँ जी, क्या बात है। अनायत हुसैन भट्टी, मास्टर अली बख्श, अहमद नदीम कासमी, साईं अख्तर, ये उस्ताद गुलाम अली खान। यादां तेरियां सीने नाल ला के जिंदगी गुजार छड़नी। कुछ तो उन्होंने यादें बाकी रखी हुई हैं, वरना हमारे यहाँ से काफ़ी चीज़ों को वैनिश किया जा चुका है। अभी देखें ना, अभी मुझे खुशी बहुत हुई है, लेकिन थोड़ा सा मलाल भी है कि ये जैसे हमारे इदारे जहाँ से गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन साहब और नुसरत फ़तेह अली खान या मैडम जी ऐसे फनकार निकले, तो उसमें तो आके तो दिल बाग बाग हो रहना चाहिए।
रेडियो पाकिस्तान से रुखसत होने के बाद हम उस्ताद गुलाम अली के हमरा माल रोड पर वाक़े अल हमरा आर्ट्स काउंसिल की तरफ रवाना हुए। दुनिया तो आपको सुनती है जी जी। लेकिन आप किसको सुनते हैं? मैं असल में तो सबको ही सुनता हूँ, जो सुर में गाए वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं अंदर से जो ज़्यादा सुनता हूँ तो वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उनके छोटे भाई उस्ताद बरकत अली खान साहब। गाड़ियों के मामले में भी कोई ख़ास टेस्ट, कोई ख़ास ब्रांड कोई पसंद हो? जी हाँ, मुझे बहुत जर्मनी गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ। और ख़ासकर उसके बाद फिर जैपनीज़, उसमें मुझे साफ़ सुथरी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। कभी ऐसा हो ना कि मैट में थोड़ा सा भी वो गर्द हो तो मैं खुद साफ़ करने लगता हूँ अगर अकेला हूँ। किताबों में किस किस्म की किताबें शौक़ से पढ़ते हैं? ज़्यादातर मैं शायरी की किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि शुरू से शायरी से मुंसलिक हूँ। और शायरी मुझे मैं गालिब से लेके मीर तक की मीर मनाई और सौदा दा गालिब या इस अपना उस्ताद बड़े बड़े उस्तादों की शायरी पढ़ता हूँ। हसरत मोहानी, जी मौलाना हसरत मोहानी, बहादुर शाह ज़फ़र, ये हमें रेडियो से शुरू करा दिया था। वहाँ पे ये कलाम गाया जाता था। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानो सजनबी था तुझे तो हैरान कर गया वो। तो इस तरह से हम समझते हैं कि इसमें टूटे हुए दिल से गाना चाहिए इसको और थोड़ा सैडनेस लानी चाहिए, तो सारा फीलिंग के साथ आता है। क्या आपका भी कभी कोई दिल टूटा, ये जो इतनी फीलिंग्स आप उसमें लाते हैं? दिल टूटने का कोई ये ज़रूरी नहीं है कि किसी खातून से इश्क हो तो वो अगर दिल तोड़े तो दिल टूटता नहीं। असल में ये अल्फाज भी बताते हैं हमें, और सुरों का जो हमने सीखा है उसमें सारा कुछ मौजूद है। मसलन शाम के रागों में बड़ी सैडनेस है, सुबह के रागों में भी बड़ी आरजू है, और दोपहर के रागों में तमन्नत है। तो इस तरह से सारे वो माहौल के मुताबिक, लफ्ज़ों के मुताबिक हम उन सुरों को डालते हैं। मसलन मैं एक बात बता रहा हूँ कि तेरे आने से तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है जी। इसमें इंतज़ार है, तो इंतज़ार की फीलिंग लानी पड़ती है। तो इस तरह से वो खुद गज़ल बताती है कि मुझे कैसे गाना है। आमे ते तेनू दसा, अगर थोड़ा सा वो कर दें तो। आमे ते तेनू दसा ना तो मौसीकी की तालीम हासिल करने वाले बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। ये जो नौजवान नस्ल है, जी जी जी, ये हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल बिल्कुल। इनको कोई नसीहत करना चाहे, को गाइडलाइन देना चाहे? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ और मशवरा भी इसको समझ लें कि जो भी काम करे आदमी, ये जो म्यूज़िक का काम है ये इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। पहले इसको प्यार करना है। सा नी सा रे प ग म रे नी पानी रे म प म रे नी ग रे नी सा द नी नी सा दा म प दी सा ग रे सा। और फिर एक्सेंट लेना है गाने का कि कौन सी आवाज़ कितना मुंह खोलना चाहिए। मसला एक होता है ना तो इसमें ज़ाहिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो तो जो वो आ है ना, जो डबल ए और उर्दू का जो अलहमदा आ है वो आ होना चाहिए तार पे। क्यों जी? सा बेसुरा हो गया। घर निज़ा
पानी सा मगानी गजा गा पानी सा करे नी सा सा सुर से मुंसलिक, जो सुर से जुड़ा हुआ हो वही करना है और उसको प्यार से बयान करना है। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है। हाँ बेटा, हमें रियाज किस टाइम करना चाहिए? जब आप सुबह सो के उठते हैं तो वही टाइम अच्छा, सबसे ज़्यादा तो वही टाइम अच्छा है जो बुज़ुर्गों ने शुरू से लेके अब तक वो अपनाया उस टाइम को। वैसे तो रियाज का कोई भी टाइम हो, लेकिन पेट जब भरा हो तो रियाज नहीं करना चाहिए, वो आवाज़ की क्वालिटी भी बदल सकती है। आजकल तो ये है कि राग गुस्सा हुए हैं हमसे सबसे, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि लोग सुनने वाले भी नहीं जानते कि उस वक्त हमने पूरिया शुरू किया होता है जिस वक्त दरबारी, जिस वक्त उसका टाइम नहीं है। लोगों को पता है कि हंगामा है कि उम्र पर थोड़ी सी जो पीली है वो दरबारी में है तो वो किसी वक्त भी सुना दो, तो वैसे रात वह है तो वो रात को गाने की। खान साहब, सबसे पहले तो आपका बेइंतहा शुक्रिया। हमारी खुशबख्ती है कि उर्दू गज़ल की गायकी के हवाले से बर्र सग़ीर का सबसे बड़ा हवाला हमारे साथ मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि आपकी जितनी भी हम गज़लें सुनते हैं तो उसमें हमने एक चीज़ देखी है कि उसमें कलाम का इंतखाब भी बड़ा अहम है। आप एक तो ये फरमाइएगा कि मौसीक़ी के साथ गज़ल के हवाले से पर्टिकुलरली कि उसका कलाम का इंतखाब और फिर मौसीक़ी में ख़ास राग या ख़ास एक पर्टिकुलर जो आप लेते हैं राग, उसका क्या ताल्लुक़ है? ये हमें रेडियो पाकिस्तान से शर्फ हासिल हुआ। उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े असातिज़ा थे, बड़े बड़े जिनपे सर फ़रिस्त नाम हैं जो मेरे फेवरेट नाम हैं, वो सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब और नासिर काज़मी साहब। ज़्यादा आपने सुना होगा, मैं बहुत उनकी बड़ी शायरी बहुत गाई है। उसके बाद फराज साहब हैं, या पुराने असातिज़ा जो जब हमने शुरू किया था तो गालिब मीर, तकी मीर, मीर हसन मीर और मीर मिनाई और सौदा दाग गालिब, या सारे पहले रेडियो पाकिस्तान से हमें पता चला कि इनको इनकी शायरी को कैसे गाना है। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते, जहाँ तेरा नक्शे कदम, जहाँ 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 तेरा नक्शे कदम देखते, ख़याबां हिरम देखते हैं, जहाँ तेरा नक्श कदम देखते। अच्छा, इसका एटमॉस्फियर ये है लफ्ज़ों का कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, जहाँ तेरे पाँव का निशान देखते हैं, उधर उधर मुझे जन्नत नज़र आती है। ख़याबां ख़याबां कहीं वहीं जन्नत नज़र, ख़याबां ख़याबां इरम देखते। एक छोटी सी फरमाइश है, करूँ ना याद मगर किस तरह बुलाऊं तुझे। हाँ, वो कौशक दनी में है, वो उसका राग जो है वो कौशक दनी बनता है, रात का राग। करूँ ना याद मगर किस तरह बुलाऊं उसे, खैर करूँ याद मगर किस तरह बुलाऊं उसे, गज़ल बहाना करूँ गुनगुना उसे करूँ। कौन सी अच्छी ग़िज़ा है या किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? बहुत अच्छी बात की आपने। तो जिससे आवाज़ बेहतर हो और वो जो उसकी अट्रैक्शन है वो बरकरार है। और दूसरी एक फरमाइश है कि आमिर भाई और आप अगर इकट्ठे कुछ गुनगुना दें या आमिर ते तैनू दसा अगर थोड़ा सा वो कर दें तो बड़ी नवाज़िश हो। आमिर ते तैनू दसा ना तो
बड़ा प्यारा बच्चा माशाल्लाह। वो उसके चेहरे से जो प्यार, मैडम प्यार का सुर, मुझे मैं सुर से देखता हूँ ना, वो माशाल्लाह सभी मेरे, ऐसा लगता है मेरे, लगता क्या है ही ये ठीक है कि ये मेरे अपने हैं सब, यहाँ से लेके वहाँ तक, बल्कि वहाँ से लेके वहाँ तक। एक तो ये है कि गरम खाना जो होता है वो तो सभी खाते हैं, कई बहुत गर्म खाते हैं, बहुत भी नहीं खाना चाहिए गर्म, थोड़ा कम ठंडा करके खाना चाहिए, ये वैसे भी इस्लाम में भी हुक्म है। तो और दूसरा बात यह है कि खाने के बाद फौरी कोई ठंडी चीज़ ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। चावल भी गले को ख़राब करते हैं, चावल जो होते हैं ना, ये भी ज़्यादा नहीं इनके पीछे जाना चाहिए। है ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, डिश है, लेकिन इसको भी कम खाना चाहिए क्योंकि ये रेशा पैदा करता है गले में। तो रोटी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी ब्राउन आटे की रोटी। आवे ते तेनू दसां, आवे ते तेनू दसां कि मैं मेरे गुजरे ने साल वे, आवे ते तेनू दसां कि मैं मेरे गुजरे ने साल, पल भी सदियां वांगू गुजरे, महीना होया ही लोहार, आवे ते तेनू दसां कि मैं मेरे गुजरे ने साल। अल-हमरा से रुखसत होते वक्त तलबा ने उनके साथ तस्वीर भी बनवाई। एक बंदा कहता है इंडिया च सरदार जी, वो मेरे गजल ना ये बात दिल ये पागल दिल, वो सुन नकवी वाली, वो कहता है गुलाम अली जी तुम बड़े बड़े ऐसे करो, सानू बड़ी अच्छी गजल लगती थोड़ी, आवारगी का मतलब की होंगे, मैं कहता तुम कल्ले खलोगे ना उठ के, यही मतलब होंगे। उस्ताद गुलाम अली के हमरा दोपहर का खाना खाया। हम सब के लिए तो अनवाओ इकसाम के खाने हैं और आप खुद बड़ी सादी सी ग़िज़ा ले रहे हैं। जो मुझे ठीक रखती है मैं वही लेता हूँ ग़िज़ा, मैं सादा ग़िज़ा खाता हूँ और घर के जो देसी जो मेरे बाप ने शुरू कराया था मुझे, वाह, इसलिए आप वो जो उन्होंने खिलाया, हाँ वही आपने उसी को ही सारी उम्र कंटिन्यू किया। तो जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे फिर क्या करते हैं? जो मुझे जानते हैं लोग, जहाँ भी मैं जाता हूँ आपकी दुआ से, अमेरिका से लेके पता नहीं चाइना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, यूरोप, तो वहाँ लोग मेरे चाहने वाले भी हैं, बहुत प्यार करने वाले, जो मुझे मेरी ग़िज़ा को भी जानते हैं, वो मुझे फिर वही मुहैया कर देते हैं। और होटल में हूँ तो उनको मैं कहता हूँ कि दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल दो और ब्राउन ब्रेड बना दो मक्खन के साथ, वो भी खा लेता हूँ। तो ये जो खाना है जी हाँ, इसका कोई मौसीकी के साथ भी कोई ताल्लुक़ है कि इस सादा ग़िज़ा का या खाने की कोई ख़ास आइटम का भी कोई मौसीकी से ताल्लुक़ है? ख़ास ग़िज़ा खाओ जो अल्लाह की तरफ से बनी है ज़्यादा, जो वो कुछ ऐसे जो ग़िज़ाएँ हैं जो गले को ख़राब करती हैं, वो नहीं मैं खाता। तो ठंडा पानी आप नहीं पीते? मैं खाने के बाद पानी पीता ही नहीं हूँ। खाने के बाद पानी नहीं पीता ही आधे पौन घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद और पौन घंटा पहले पी लेता हूँ। उस्ताद गुलाम अली खान का बेटा होना एक एजाज़ भी है और उसके साथ साथ एक इम्तिहान भी है। एजाज़ वाला इम्तिहान है। तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना। इंडिया जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? वहाँ कैसे अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई? वो मई का महीना था 1980 में, तो मैं गया वहाँ, तो बस फिर वहाँ के जो
जिन्होंने प्यार किया, जिन जिन लोगों ने, वो मुझे याद रहे। वहाँ पे तो बड़े बड़े नाम थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब जी, किशोर साहब, लता, जी जी। आशा भोसले, नौशाद साहब, इतने बड़े बड़े नाम। इनमें से आपने किस किस के साथ काम किया और किसने ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया? असल में इन सब के साथ काम किया मैंने, रफ़ी साहब के साथ तो नहीं किया। रफ़ी साहब का मैं किस्सा सुनाता हूँ। वो ये है कि मुझे उन्होंने, जब वो कहीं बाहर गए हुए थे, जब मैं इंडिया में था, तो जब मैं आने वाला था तो वो भी आ गए। तो उन्होंने सुना, मैं उस वक्त बॉम्बे था, सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया कि मेरे होटल में, ताज होटल में, बॉम्बे का बड़ा मशहूर होटल है, तो उसमें मैं ठहरा हुआ था। तो मैं रात लेट होया था, वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो उन्होंने मेरे फ़ोन किया मेरे कमरे में, तो मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ, आस्था बोल देते, मैं मोहम्मद रफ़ी बोलता हूँ, बोलना वहाँ। तो मैं कहा जी कौन? मैं नींद में था। मैं कहा जी मुझे पता नहीं चला कि किसकी आवाज़ है। तो मैंने कहा जी कौन से रफ़ी साहब? मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। मेरी एकदम जाग खुल गई। तो मैंने कहा ये तो भाई रफ़ी साहब हैं। मैंने कहा जी 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 भाईजान कैसे मिजाज? ओ मैं सदके जावा, मैं ऐसा पंजाबी च बोलन लग पे मैंने। तो उन्होंने मैंने कहा मैं मिलना चाहना। मुझे याद है कि ये जो होता है ना हल्दी रंग, हल्दी कलर, इसका सिल्क का वो कुर्ता और धोती पहना हुआ था। बॉम्बे में ये भी बड़ा रिवाज था। तो खैर वो मैं सदके जब मैं आके मैंने अंदर ले गए, मुझे अंदर ले गए। तो कहने लगे मैं बहुत खुश हूँ आज तो आपको देख लिया। मैंने कहा जी भाईजान। और मैंने जब अंदर में गया हूँ ना उनके घर, तो मैंने इतने कभी अवार्ड बहुत कम देखे जितने उनके घर थे। हर गाना उनका हिट होता था। खैर तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा रफ़ी भाई आपको तो बहुत दुनिया सुनती है माशाल्लाह। तो मुझे कहते हैं पर मैं आपको सुनता हूँ। वाह वाह। मैंने कहा ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। बहरहाल लता जी से जब मुलाकात हुई तो लता जी ने महेंद्र कपूर को बोला कि गुलाम अली जी आए हुए हैं, मैं उनको सुनना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे पीछे उसको लगाया, महेंद्र कपूर को। तो वो भी मुझे बहुत प्यार करता था। तो कहता भाई गुलाम खान साहब अपना दीदी बहुत आपको याद करते हैं, वो कहती हैं कि मेरे को एक दिल हमने दे दे, हमने आपको सुनना है। तो उन्होंने फिर मैंने कहा जी सारे दिल लता दीदी जी के हैं, लता दीदी को तो हम खुद इतने फ़ैन हैं, उनके आगे ना कर ही नहीं सकते। तो अपनी मैं सीधा चला गया। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ था इसी ताज होटल में। तो उस वक्त सारे लोग, नौशाद साहब, R.D. बर्मन साहब और आयशा जी, कल्याण जी, नंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सुल्तान खान साहब, राम नारायण जी और इतने बड़े बड़े लोग, मजरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी जी शायर भी, ये सब लोग और सारे म्यूजिशियन भी उसमें मौजूद थे। एक बॉल रूम है उसका वहाँ का, जहाँ पे 100-200 लोग बैठ सकते। वहाँ भी मेरा गाना सुना। तो मुझे कहती मुझे माइक दे। माइक मैंने उनको पकड़ा के तो कहते हैं आपकी तकरीर में थोड़ा माजरत थी लेकिन गले में माजरत नहीं है, ये बोला उन्होंने। तो फिर इन लोगों ने बड़ा प्यार किया। पाकिस्तान और इंडिया जी दोनों ममालिक में जी जी आपने तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा काम किया। यहाँ के जो हुक्मरान है आपको तो इनकी कुर्बत भी हासिल रही है। जी जी। कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसे गज़ल से ज़्यादा उनसियत थी? पहली दफ़ा मुझे बुलाया गया और उस वक्त सदर अयूब साहब थे। उस वक्त मैं अभी नया शुरू रेडियो पे कोई उन्होंने मेरा आइटम सुना होगा, तो गुलाम अली को बुलाओ, वो प्रेसिडेंट हाउस में मुझे बुलाया इस्लामाबाद। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने एक काफ़ी मेरे से सुनी कि हाल सुनावा दिल दा फिर महरम राज न मिलता। जयाउल हक साहब भी, वो भी बड़ा मारता था। मैं तो एक दफ़ा हैरान हो गया। उन्होंने मुझे कहा वो जो आपने गज़ल गाई है बेटा दरबारी में, वो सुनाओ, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली। तो मैंने वो सुनाई। ये एबटाबाद की बात है। जनरल रहीमुद्दीन भी बैठे हुए थे, वो बहुत समझदार थे, वो काफ़ी उर्दू दान थे, यूपी के थे। तो बहरहाल मैं वहाँ पे गज़ल गाई तो कहते हैं कि बहुत बड़े गुलाम अली में बेटा बड़े फार्म में हो, ऐसा बोला। मुशर्रफ साहब को तो गाने बजाने से खासा शगफ भी था। बिल्कुल। तो उन्होंने कभी कोई ऐसी कोई फरमाइश की हो? खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे ना यहाँ पे पंजाब के, उन्होंने कहा कि गुलाम अली उनको बुलाओ, मैंने उनको सुनना है। तो उन्होंने प्रोग्राम मुझे बुलाया। तो जनरल साहब जब आए तो उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी जो 15-16 गज़लें थी। तो मैंने ये सुननी है। मैंने कहा जी फिर एक तो थोड़ी थोड़ी होंगी, ये तो बहुत 2 दिन चाहिए इनके लिए। खैर तो बहुत ही खुश हुए और उनको काफ़ी महारत थी गाना सुनने की। इस फ़न को आगे किस तरह मुंतकिल कर रहे हैं?
बड़ा बेटा उसका नाम है नजर अब्बास अली, और उससे छोटा आमिर गुलाम अली, तो माशाल्लाह बहुत, और उससे मेरा पोते भी हैं और मेरे भाई का बेटा भी माशाल्लाह। मैं तो उसको प्यार से शानी शानी बोलता हूँ, लेकिन उसका नाम है अली रज़ा। तो बहरहाल आगे पोते और नवासे भी ले रहे हैं, और जो शागिर्द पेशा, अव्वल तो मैं उस्ताद अपने को मानता नहीं हूँ, मैं मास्टरों के मानने वाला हूँ, उस्तादों के मानने वाला, खुद अपने आप को लिसनर ही समझता हूँ, स्टूडेंट ही समझता हूँ। बहरहाल जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे सीखना चाहते हैं, उनको भी मैं कभी ना नहीं की, उनको भी जो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, उनका भी भला हो जाए। आमिर गुलाम अली से मिलने उनके कमरे में पहुँचे, जहाँ वो अपनी नई नस्ल को रियाज करवाने में मसरूफ़ थे। सा सा गा सा सा म सा सा म गा रे सा सा रे सा रे गा रे गा म गा ma pa ma pa da pa da ni da ni sa ni sa re sa sa re sa ni sa ni da ni da pa da pa ma pa ma ga ma ga re ga re sa re sa थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं आमिर गुलाम अली से, जो कि अपने वालिद की लेगेसी को कैरी किए हुए हैं। आमिर साहब, आपको बचपन से ही मौसीकी का शौक था या बाद में पैदा हुआ? घर में ऐसा माहौल था अब्बा का, म्यूज़िक का, और हर वक्त सुनना म्यूज़िक को, और म्यूज़िक का एक माहौल बने रहना, तो वो शौक़ डेवलप होता रहा। बचपन से सुनने का मुझे बहुत शौक़ था, और खान साहब जी को, फिर मेहदी हसन साहब को, ये मतलब हमारे घर में गज़लों का माहौल था, तो उस हवाले से मैं इन लोगों को बहुत सुनता था, स्पेशली अपने अब्बा को। शुरू तो बड़ा डरते डरते किया था, लेकिन फिर कुछ अपने मुल्क में और फिर अक्रॉस द बॉर्डर मुझे मेरी एल्बम से कुछ मेरी हौसला अफजाई हुई। उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आपका काम तो बड़ा अच्छा है, और हम इसको तो इस पर उन्होंने मतलब लाखों करोड़ों रुपए भी लगा दी मेरी एल्बम्स पे। उस्ताद गुलाम अली खान का बेटा होना एक एजाज़ भी है, और उसके साथ साथ एक इम्तिहान भी है, क्योंकि इतनी बड़ी लेगेसी को आगे कैरी करना को आसान काम नहीं है। कैसा महसूस करते हैं? ये इतना एक खूबसूरत फीलिंग है, लेकिन ये एक एजाज़ वाला इम्तिहान है। जो आप कह रहे थे ना कि एजाज़ और इम्तिहान, ये एक एजाज़ वाला इम्तिहान है जो कि हर बड़े आर्टिस्ट की औलाद को देना पड़ता है। लोग एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा लेते हैं अपने माइंड फ्रेम में। आमिर गुलाम अली को जब वो सुनेंगे तो अपने माइंड में उन्होंने उस्ताद गुलाम अली खान को रखा होगा, लेकिन लोग जो दुनिया में देखता हूँ, जो मेरे हमारे शागिर्द हैं या जो हमें पसंद करते हैं या किसी भी आर्टिस्ट को पसंद करके गाते हैं, तो उनके ऊपर भी यही बर्डन होता है कि यार हम गुलाम अली साहब को गा रहे हैं या हम मेहदी साहब को गा रहे हैं। तो बेटे के लिए सबसे मुश्किल ये चीज़ होती है कि उसको अपना स्पेस बनाना, सबसे मुश्किल काम ये है। तो उसी में मैंने कह दिया ना कि ये एक ऐसा एजाज़ है जो इम्तिहान से शुरू होता है और इम्तिहान पे ख़त्म होता है। मैंने अपने काम में ज़्यादा कोशिश ये की है कि मैं अपने वालिद साहब की इंस्पिरेशन लेके चलूँ, ना कि उनकी एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करूँ। अब तक आपके अपने एल्बम्स कितने आ चुके हैं? जी, मेरा पहला एल्बम 1999 में आया था। अक्रॉस द बॉर्डर एक बहुत बड़ी कंपनी है, म्यूज़िक कंपनी, उसने उसको रिलीज़ किया था। उसका नाम था ओनली मोहब्बत। सेकंड एल्बम था, उसका नाम था वाली। उन दिनों कुछ भंगड़े म्यूज़िक का और ऐसा कुछ फोक और पॉप म्यूज़िक का बड़ा दौर चल रहा था 2001-2002 में। और थर्ड एल्बम जो मैंने की वो मेरी खुशनसीबी है। उसको मैं एल्बम नहीं कहूँगा, वो मेरे लिए एक अवार्ड है, और मेरी जितनी भी काविश या म्यूज़िक में जितना भी किया हुआ काम है वो उसका रिवॉर्ड है। वो मुझे चांस मिला कि मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ और आशा भोसले जी के साथ उस एल्बम का मैंने म्यूज़िक भी तरतीब दिया, उसकी कुछ कॉम्पोजिशंस भी बनाई, कुछ खान साहब ने बनाई। तो उसमें मुझे इन दो इतने बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का मौका मिला, और मुझे आशा भोसले जी के साथ 2 ड्यूट्स गाने का मौका मिला। फिर अभी रिसेंटली
मैंने एक गज़ल रिलीज़ की है, उसका नाम है नहीं मिलना। वो मैंने रिलीज़ की अभी 1 साल हुआ। अच्छा आमिर साहब, आपकी मुझे गज़ल बड़ी पसंद है, नहीं मिलना, ये तो आज ज़रा सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं। तो क्या ये तय है, तो क्या ये तय है, तुझे उम्र भर नहीं मिलना। तो क्या ये तय है, तुझे उम्र भर नहीं मिलना। तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना। तो क्या ये तुझे उम्र भर नहीं मिलना। अच्छा आमिर साहब, ये जो बच्चे हैं इनमें से किस किस को कितना अबूर हासिल है, ये भी तो ज़रा दिखाइए। जी बिल्कुल दिखाऊंगा। अबूर असल में भट्टी साहब, सुर पे तो अबूर कभी भी नहीं हासिल होता, कोशिश ही होती है। और माशाल्लाह ये सारे मेरे भतीजे हैं, मेरा बेटा भी है। पहले तो खान साहब जो है अब्बा, वो इनको लेके बैठते हैं, जब उनसे थोड़ा सा बचते हैं तो फिर मैं पकड़ लेता हूँ उनको। क्योंकि ये काम प्रैक्टिस का बेसिकली, तो जितना करेंगे उतना वाली बात की चीज़ पे अबूर हासिल होता रहता है। लेकिन सुर पे अबूर नहीं होता, सुर पक्का होता है। तो ये कोशिश करता हूँ इनको। तो आ जाए बेटा, अब दिखाए ना किस किस जी, का हाँ। सुर कितना पक्का है। तूने चुराई मोरी निंदिया, तू ही चैन चुराए, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। रूह ले गया दिल दा जानियो, रूह ले गया दिल दा जानी। ते बुत सानू चुकना पिया, हाय दिल दा जानी। कोशिश यही है कि भट्टी साहब के उस्ताद गुलाम अली खान साहब का नाम जो है ना, वो जब तक दुनिया है ना, वो तब तक रहे। और इसी कोशिश में खुद भी मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी करा रहे हैं, ताकि उस्ताद गुलाम अली खान साहब को प्यार करने वाले कभी मायूस ना हो। यही बहुत कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश।